हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को जैसे कि बिहार स्टेट टेस्ट सीरीज़ करवा रही हूँ, हर सब्जेक्ट का आपको करवा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग को हिस्ट्री का करवाऊँगी और ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 होगा। इसके पहले मैंने 5 टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को करवा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाके एक बार देख ले फ्रेंड्स। आप जैसे जानते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे एंड लाइक करें फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको जो मैं आपको करवा रही हूँ टेस्ट सीरीज उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप उसको क्लिक कर दें और आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू। और तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं आज का हिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स ये जो है बिहार स्टेट हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 है। इसके पहले मैंने 5 तक करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और ज़रूर उसको वॉच करें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब करवाए हैं। तो देखिए इसके बाद से हैं, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1763 में, 1863 में, 1787 में या 1887 में। तो सबसे पहले लंदन में भूमिगत रेल जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1863 में हुई थी। सर्वप्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चलाया गया था। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चलाया गया था। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो थाने और मुंबई के बीच चलाया गया था फ्रेंड्स, थाने से मुंबई के बीच। भारत में प्रथम मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कलकत्ता में चलाया गया। श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। श्रीधरन को। आधुनिकतम मेट्रो रेल भारत में दिल्ली मेट्रो रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी मशीन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो कैबिनेट मिशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन या साइमन कमीशन। तो इसको साइमन कमीशन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में जो इंडियन कमीशन को जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि इंडियन सेंचुरी कमीशन को आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी में एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कितना 1927 ईस्वी को ही इसकी घोषणा कर दी। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इनमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिवरपूल पार्टी के जॉन साइमन वो कौन थे, अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और जॉन साइमन को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे, कोई भी इंडिया और भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि सभी यूरोपीय थे, भारतीय कोई भी नहीं था। 3 फरवरी को क्या हुआ, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय की 17 नवंबर, याद रखिएगा 17 नवंबर 1928 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब साइमन लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर कांग्रेस के साथ थे। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स किसने की थी, देखिए गुलाम हुसैन, मुजफ्फर अहमद या S.A. डांगे या S.V. घाटे। तो S.A. डांगे ने किया था। श्रीपाद अमृत डांगे ने, इनका नाम है श्रीपाद
अमृत डांगे पूरा नाम है। सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट, ठीक है, द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। बम्बई में कम्युनिस्ट ग्रुप की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है श्रीपाद अमृत डांगे की थी। 1924 ईस्वी में सरकार द्वारा कानपुर संयंत्र केस के अंतर्गत 13 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें श्रीपाद अमृत डांगे भी थे। इन लोगों पर ब्रिटिश सत्ता उखाड़ फेंकने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इनका जयप्रकाश नारायण है फ्रेंड्स। व्हाइट सोशलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। इन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलन में भाग लिया और 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। बाद में ये राजनीतिक छोड़कर आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन से जुड़ गए। 1975 ईस्वी में आपातकाल, जो भारतीय लोकतंत्र का शर्मनाक दौर था, में इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये जनता पार्टी के संस्थापक भी थे। 1980 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1980 में फ्रेंड्स मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो फ्रेंड्स ये सिंधिया पहला है पेशवा, किसके में की गई थी? तो सिंधिया के आग्रह पर की गई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो जो भारत में पुर्तगाली शासन के संस्थापक थे वो थे अल्फांसो द अलबुर्ग। इन्होंने भारत में पुर्तगाली शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कुमारगुप्त के मंदौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? तो ये तंतुवाय था। कुमारगुप्त का जो मंदौर अभिलेख था में जो श्रेणी संगठन का नाम था वो तंतुवाय था फ्रेंड। 33, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो कैवर्त विद्रोह जो हुआ था ये रामपाल के राजकाल में हुआ था। किसके? तो रामपाल का। अब स्मारक और निर्माता दिया हुआ है, तो जैसे देखिए इसका बी हो जाएगा। जो बादशाही मस्जिद लाहौर है ये औरंगजेब ने बनवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। और जो मोती मस्जिद आगरा है ये शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुवाद करने वाला कौन था? तो देखिए पहली बार भारतवर्ष का जो किए थे वो थे दादा भाई नेहरू। लेकिन पता है आपको कितना था प्रति व्यक्ति आय उस टाइम? तो पहली बार जब भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान दादा भाई नेहरू ने प्रस्तुत किया था तो बहुत कम थी। यानी 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपया था। और 1901 ईस्वी में कर्जन ने सरकारी आय बताया था। कर्जन ने भी किया था 1901 में, तो वो 30 रुपया बताया था। विलियम डिग्वी ने 1899 में कितना बताया? 18 रुपया बताया। और 1931 से 32 में डॉक्टर VKRV राव ने वैज्ञानिक ढंग से जब राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 62 बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग ने किया। प्लासी के युद्ध के उपरांत संपन्न इलाहाबाद की संधि जो 1765 के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व प्रशासन का अधिकार मिल गया।
1771 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लगान व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से दीवानी अधिकार अपने हाथों में लेकर लगान वसूली का कार्य स्वयं के निरीक्षण में शुरू करवाया। हेस्टिंग ने बोली लगाने की प्रथा की शुरुआत की, जिसमें सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने वाले को लगान वसूली 5 वर्षीय अधिकार प्राप्त होता था। 1777 ईस्वी में यह अधिकार 1 वर्ष कर दिया गया और हेस्टिंग की लगान वसूली की यह प्रथा पूर्णतः असफल सिद्ध हो गई। राजा राम मोहन राय निम्न से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो जो राजा राम मोहन राय थे वो तोहफत-उल-मुहद्दीन, राजा राम मोहन राय तोहफत-उल-मुहद्दीन ग्रंथ लिखा जो फारसी भाषा में था। ये जो था मोहम्मद-उल-मुहद्दीन, ये राजा राम मोहन राय ने लिखा और ये फारसी भाषा में था फ्रेंड। किस भाषा में था? फारसी। तोहफत-उल-मुहद्दीन एकेश्वरवादियों में को उपहार, यानी राजा राम मोहन राय का जो पहला ग्रंथ था जो 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्वी के प्रयत्नों से लंदन से प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने ईसाई जैसे पिता, पुत्र और परमात्मा अर्थात चमत्कारी कहानियों का विरोध कर मात्र न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों की प्रशंसा की। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन भी किया है इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, यानी कौमुदी का भी इन्होंने किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा जैसी ज्वलन समस्या को उठाया। और 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिराज-उल-अखबार, क्या नाम था? मिराज-उल-अखबार प्रकाशित किया और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगनीज भी निकाली थी। अंग्रेजी में क्या निकाला था? ब्रह्मनिकल मैगनीज। नेक्स्ट है मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका फ्रेंड बी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण और अछूतों के उद्धार हेतु वर्ष 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिका पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं में पानी भरने जैसी सामाजिक और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था। वर्ष 39 का देखते हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? तो देखिए ये था वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था, जिसकी लगभग जो है 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 ईस्वी को 1927 ईस्वी को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया और बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने द पीपल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। किसके प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका होगा D.K. कर्वे। जो D.K. कर्वे थे, कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता था। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931 से 32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और उन्होंने 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो शेर ए पंजाब के नाम से आप सभी जानते हैं लाला लाजपत राय मशहूर थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अंग्रेजों जो है इलाहाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और वे भारतीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। 1906 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है 42, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनका वास्तविक नाम जीवटराव भगवान दास था। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। क्या नाम था? विजिल नाम से प्रारंभ किया और कृषक मजदूर समाज पार्टी का गठन भी किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। केसरी में वर्णित लेखों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 24 जून को 1908 को ईस्वी को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल जो वर्मा में है में कैद कर दिया गया। इसी जेल में अपने कारावास के समय ही तिलक ने आर्टिक होम ऑफ द वेदास एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकों की भी रचना की थी। पुस्तक का नाम क्या है? फिर से बोलिए। जेल में इन्होंने किया था आर्टिक होम द वेदास और गीता, ये दोनों थे। फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर अब तक अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। तो जो पहली महिला थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना और आप मेरे चैनल के नीचे लिंक होगा मेरा टेलीग्राम चैनल का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा फ्रेंड। तो हाँ, बता रही थी श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 45, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी के कार्यकाल में किया गया था। विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रू फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन के समय जो है सर एंड्रू फ्रेजर बंगाल के एक सिविल सेवक और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया। पूर्वी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बना वो ब्लूमफील्ड फुलर को तथा पश्चिमी बंगाल का जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो एंड्रू फ्रेजर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध के
विदर्भ में किया गया था। पहली बार 1905 में आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के लिए समर्थन एकत्र करने में स्वदेशी बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अलीगढ़, सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी, अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन और फरेंजी आंदोलन, शरीयतुल्लाह। तो जो सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, जो अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसनी सम्मिलित नहीं है। बाकी अलीगढ़ जो है सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी और फरेंजी आंदोलन शरीयतुल्लाह हैं। तो जैसे जानते हैं अहमदिया आंदोलन की स्थापना जो है वो 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद हो जाएगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्मविदा और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो जो प्रथम सफल सत्याग्रह था वो हमारे बिहार यानी चंपारण में किया था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे। इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया और चंपारण में किसानों को अपनी ज़मीन का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 गठिया पद्धति कहते थे। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोग से राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ब्रिज किशोर, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जेवी कृपलानी आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का किया था। सन 1894 में गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया था। यह पत्रिका जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड तक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।